गांधी के असैसिनेशन के पीछे छिपे डार्क सीक्रेट्स का पर्दाफाश। एयर इंडिया का डकोटा एयरक्राफ्ट फ्लाइट DN 438 जनवरी की साफ हवा को चीरता हुआ जा रहा था। यह जनवरी 1948 के आखिरी दिनों की बात थी। नीचे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का बड़ा सा इलाका फैला हुआ था। इस प्लेन में सवार लोग बिल्कुल अलग अलग तरह के थे। बिजनेसमैन लोग एक नए नए आजाद देश में नए काम धंधे शुरू करने की उम्मीद कर रहे थे। कुछ परिवार शायद हाल ही में हुई भयानक उथल पुथल के बाद अपनों से मिल रहे थे। स्टूडेंट्स एक ऐसे भविष्य के सपने देख रहे थे जिसे अब वो खुद बना सकते थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। हर कोई अपनी अपनी उम्मीदियों, सपनों और थोड़ी बहुत चिंताओं की छोटी सी थ्यूनियां साथ लिए जा रहा था। वो लोग दिल्ली में बन रही साजिश के काले बादलों से बिल्कुल अनजान थे। इंजन की आवाज नीचे जमीन पर पनप रही कड़वी सच्चाइयों के आगे एक लोरी जैसी थी। ये ट्रैवलर्स जो जमीन और आसमान के बीच में थे, एक ऐसे देश को देखा रहे थे जो अभी मंजिल की ओर बढ़ ही रहा था। इंडिया नया था, अपनी बड़ी मुश्किल से मिली आजादी के कुछ ही महीने हुए थे। आजादी की खुशी अभी भी ताजी थी, लेकिन बंटवारे में हुई हिंसा के गहरे जख्म भी इस पर थे। हवा में भी जैसे एक टेंशन था, एक एहसास कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ्लाइट DN 438 पर लोगों की चिंताएं शायद ज्यादा आम थी। शायद मौसम कैसा है, सीट आरामदायक है या नहीं, या अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतजार। बस यही सब उनके दिमाग में चल रहा होगा। दुनिया के महानतम शांति के थ्यूतों में से एक की किस्मत का ख्याल उस खास थीन हवा में उड़ रहे उन लोगों के जहन में त्योर त्योर तक नहीं आया होगा। जरा सोचिए, कोई पैसेंजर बस यूं ही अखबार के पन्ने पलट रहा होगा। हेडलाइंस में रिफ्यूजी कैंप्स, पॉलिटिकल बातों और देश को बनाने के भारी भरकम काम का जिक्र होगा। सरदार पटेल की तीसरी रियासतों को एक करने की कोशिशें एक बड़ी खबर हो सकती है। नए संविधान पर चर्चाओं से कॉलम भरे होंगे, और शायद छोटी मोटी खबरों में देश के अलग अलग हिस्सों में अभी भी सुलग रही सांप्रदायिक तनाव की बातें भी होंगी। महात्मा गांधी जो नेताओं से शांति और मेल मिलाप के लिए मुश्किल बातचीत कर रहे थे, उसका भी जिक्र जरूर होगा। लेकिन कोई भी हेडलाइन उन्हें या पूरे भारत को उस खबर के लिए तैयार नहीं कर सकती थी जो कुछ ही देर में आने वाली थी। फ्लाइट अपना सफर करती रही, आसमान के इतने बड़े कैनवस पर इंसान की कोशिश का एक छोटा सा निशान। ये भारत की उम्मीदियों का एक सिंबल था, जुड़ने का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का। लेकिन नीचे जमीन पर एक खतरनाक साजिश अपने भयानक अंजाम के बहुत करीब पहुंच रही थी। फ्लाइट DN 438 की मंजिल कोई शहर थी, शायद दिल्ली ही या फिर बॉम्बे। लेकिन देश के आने वाले कल की तेशा कुछ पक्के इरादी वाले लोगों के कामों की वजह से जबरदस्ती बैठेलने वाली थी। उस फ्लाइट का नॉर्मल सा माहौल उस बड़ी ट्रेजेडी से बिल्कुल अलग था जो बस होने ही वाली थी। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनकी शुरुआती जिंदगी में कुछ अजीब मोड़ आए। उनका नाम रामचंद्र रखा गया था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने बचपन में ही अपने 3 बेटों को खो दिया था। उन्हें लगता था कि ये किसी श्राप का चक्कर है, इसलिए बुरी किस्मत से बचाने के लिए उन्होंने रामचंद्र को कुछ सालों तक लड़की की तरह पाला। यहां तक कि उन्होंने एक नथ भी पहनी जिससे उनका नाम नाथूराम पड़ा। उन्होंने कुछ स्कूलिंग तो की, लेकिन अपनी मैट्रिकुलेशन पूरी नहीं की। वो हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ गए। गांधी जी के लिए उनका शुरुआती रेस्पेक्ट मुस्लिम्स के तथाकथित अपीजमेंट को लेकर कड़वे अपोजिशन में बिठेल गया। गॉडसे हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली। उन्होंने कुछ समय के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के साथ भी काम किया। हालांकि RSS ने हमेशा असैसिनेशन से किसी भी फॉर्मल कनेक्शन से इनकार किया है। गोडसे एक मराठी डेली अग्रणी के एडिटर बन गए, जिसका नाम बाद में हिंदू राष्ट्र रखा गया। यह न्यूज़पेपर उनके जोशीले एंटी गांधी रेटोरिक का प्लेटफॉर्म बन गया। वो पूरे पैशन से मानते थे कि गांधी की पॉलिसीज हिंदू सोसाइटी और नए बने इंडियन नेशन को कमजोर बना रही थी। वो गांधी को एक स्ट्रांग हिंदू स्टेट, एक हिंदू राष्ट्र की एस्टैब्लिशमेंट में सबसे बड़ी रुकावट मानते थे। नारायण दत्तात्रेय आप्टे नाथूराम गोडसे के एक की कोलैबोरेटर और करीबी साथी थे। आप्टे एक एजुकेटेड आथेमी थे, गोडसे की तरह ब्राह्मण थे। उन्होंने एक स्कूल टीचर के तौर पर काम किया था। उन्होंने वर्ल्ड वॉर II के
थ्योरान रॉयल इंडियन एयर फोर्स में भी कुछ समय काम किया था। ऑप्टे करिज्मेटिक और रिसोर्सफुल थे। असैसिनेशन की लॉजिस्टिक्स प्लानिंग में उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया। वो भी गोडसे की तरह कट्टर हिंदू नेशनलिस्ट व्यूज रखते थे। उन्होंने गोडसे के साथ मिलकर अग्रणी न्यूज़पेपर शुरू किया था। आप्टे को उनकी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के कई ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के पीछे का ब्रेन माना जाता था। गोडसे और आप्टे ने मिलकर एक जबरदस्त जोड़ी बनाई जो अपने शेयर्ड कन्विक्शंस से चलती थी। उनका मानना था कि गांधी का नॉन वायलेंस और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर जोर थी, ना हिंदू इंटरेस्ट्स के साथ धोखा था। पार्टीशन की भयावहता, खासकर हिंदुओं और सिखों की तकलीफों ने उन्हें और भी ज्यादा रेडिकलाइज कर दिया। वो पाकिस्तान के साथ शांति की गांधी की अपील्स और पाकिस्तान को एसेट्स का उसका हिस्सा ठेलाने के लिए उनके फास्ट को नाकाबिले माफी काम मानते थे। अपने कॉज के लिए उनका कमिटमेंट पक्का था। वो अपने भारत के विजन को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, भले ही इसके लिए उन्हें उस एथेमी को खत्म करना पड़े जिसे लाखों लोग फादर ओन ऑफ द नेशन मानते थे। विनायक त्यामोदर सावरकर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल फिगर थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में नासिक के पास भागुर में हुआ था। अपनी लाइफ की शुरुआत में वो एक कट्टर एंटी ब्रिटिश रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने अभिनव भारत जैसी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। उनकी रेडिकल एक्टिविटीज की वजह से लंदन में उनका अरेस्ट हुआ। फिर उन्हें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के इन्फेमस सेल्यूलर जेल में भेज दिया गया। वहां उन्होंने 10 साल से भी ज्यादा इमेंस हार्डशिप झेली। इस पीरियड ने उनके वर्ल्ड व्यू और उनकी बाद की पॉलिटिकल थॉट पर गहरा असर डाला। वो एक बहुत लिखने वाले राइटर और पोएट थे। जेल में रहते हुए और बाद में अपनी कंडीशनल रिलीज के बाद सावरकर ने हिंदुत्व की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डेवलप और आर्टिकुलेट किया। उन्होंने 1923 में हिंदुत्व हु इज अ हिंदू पब्लिश की। यह टेक्स्ट हिंदू नेशनलिज्म के लिए फाउंडेशनल बन गया। इसने इंडिया को कल्चरली और एंसेस्ट्रली एक हिंदू नेशन के तौर पर डिफाइन किया। उन्होंने आर्ग्यू किया कि इंडिया को फादरलैंड और होली लैंड मानकर उसके प्रति अलीजेंस पैरामाउंट है। सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने एक स्ट्रांग मिलिटराइज्ड हिंदू सोसाइटी के लिए एडवोकेट किया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसकी पॉलिसीज के क्रिटिकल थे, जिन्हें वो माइनॉरिटीज को अपीज करने वाला मानते थे। सावरकर का महात्मा गांधी के साथ रिलेशनशिप गहरे आइडियोलॉजिकल मतभेद वाला था। हालांकि थियोनो नेशनलिस्ट थे, उनके रास्ते और फिलॉसफीज बिल्कुल अलग थे। सावरकर गांधी की मैसेज को मोबिलाइज करने की एबिलिटी को एडमायर करते थे, लेकिन वो गांधी के अहिंसा, नॉन वायलेंस और हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर जोर देने से वेहेमेंटली डिसएग्री करते थे। उनका मानना था कि ये प्रिंसिपल्स हिंदू कम्युनिटी को कमजोर करते हैं। नाथूराम गोडसे सावरकर को अपना मेंटर, अपना गुरु मानते थे। गोडसे और आप्टे फ्रीक्वेंटली सावरकर से मिलते थे। वो उनसे गाइडेंस लेते थे और उनके हिंदू राष्ट्र के विजन से इंस्पायर्ड थे। गांधी की असैसिनेशन के बाद सावरकर को अरेस्ट किया गया और को-कंस्पिरेटर के तौर पर चार्ज किया गया। प्रोसिक्यूशन ने एलिज किया कि उन्होंने प्लॉट को ब्लेस किया था। दिगंबर बड़गे, एक अकम्प्लिस जो अप्रूवर बन गया था, उसने गवाही दी कि गोडसे और आप्टे असैसिनेशन से कुछ ही टाइम पहले सावरकर से मिले थे। बड़गे ने क्लेम किया कि सावरकर ने कहा था, यशस्वी होन या बी सक्सेसफुल एंड रिटर्न। लेकिन बड़गे की टेस्टिमोनी को सपोर्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट कॉरोबोरेटिव एविडेंस की कमी की वजह से सावरकर एक्विट हो गए। उनके एक्विट होने के बावजूद उनके इन्वॉल्वमेंट और मॉरल कल्पेबिलिटी पर सवाल बने रहे हैं और हिस्टोरियंस और पब्लिक के बीच आज भी डिबेटेड हैं। अगस्त 15, 1947 इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशी का पल था। स्टेयों की ब्रिटिश हुकूमत के बाद आखिरकार आजादी मिल ही गई। जवाहरलाल नेहरू की फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच ने उस जोश को, उस खुशी को अच्छे से बयान किया था। लेकिन आजादी की यह सुबह बड़े थियोक की बात है कि पार्टीशन के अंधेरे से जुड़ी हुई थी।
ब्रिटिश इंडिया का इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारे ने ऐसी कम्युनल हिंसा फैला दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लाखों लोग अपने बाप थियथिया के घरों से बेघर हो गए। हिंदू और सिख पाकिस्तान से इंडिया आ गए और मुसलमान इंडिया से पाकिस्तान चले गए। ये जो इतने बड़े पैमाने पर लोग इधर से उधर हुए, ये इंसानियत के इतिहास में सबसे बड़े और सबसे बेरहम माइग्रेशंस में से एक था। ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस था वह इतना बड़ा था कि होश उड़ा थीने वाला था। ट्रेनें आती थीं जिनमें मुर्थी और मर रहे लोग होते थे। तेली जैसे शहरों में रेफ्यूजी कैंप्स बन गए जो एस्थेमे में डूबे लोगों से भरे पड़े थे। उनके घर छिन गए थे, उनकी रोजी रोटी छिन गई थी और उनके अपने लोग बिछड़ गए थे। पंजाब और बंगाल के कई हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खत्म हो गया था। सड़कों पर ऐसे जुल्म हुए जिन्हें शब्दियों में बताना भी मुश्किल है। इस थ्योर ने पूरे सब कॉन्टिनेंट के लोगों के मन पर गहरे ज़ख्म छोड़े। इंडिया और पाकिस्तान की नई नई सरकारें इस ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर से निपटने के लिए जूझ रही थी। आजादी का वातिया खून से सना हुआ लग रहा था। इस हिंसा से महात्मा गांधी का तिल टूट गया था। उन्होंने बिना थके एक यूनाइटेड इंडिया के लिए काम किया था। वह पार्टीशन को अपनी पर्सनल फेलियर मानते थे। आजादी के बाद के महीनों में उन्होंने खुद को कम्युनल जख्मों को भरने के लिए डेडिकेट कर थे। उन्होंने कलकत्ता में और बाद में थेल्ली में अनशन किए। उनका मकसद था हिंसा करने वालों को शर्मिंदा करना और शांति और भाईचारे की अपील करना। वह तेंगा अफेक्टेड गांवों में गए, सभी कम्युनिटीज के विक्टिम्स को दिलासा थीने। उनकी कोशिशों की बहुत लोगों ने तारीफ की, लेकिन कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोग, खासकर हिंदू कम्युनिटी में, उनके इस काम को शक और गुस्से से देखते थे। पॉलिटिकल माहौल में बहुत ज्यादा इमोशन भरा हुआ था। नई इंडियन गवर्नमेंट, जिसको नेहरू और पटेल लीड कर रहे थे, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। उन्हें लाखों रेफ्यूजीज को फिर से बसाना था। उन्हें सैकड़ों प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था। उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था। इस सब के बीच हिंदू सोसाइटी का एक हिस्सा, जिसमें बहुत से रेफ्यूजीज भी शामिल थे, अपनी आवाज जोर शोर से उठा रहा था। उन्हें लगता था कि सरकार और खासकर गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा ही नरम पड़ रहे हैं। वह इंडिया के लिए एक ज्यादा असर्टिव हिंदू पहचान की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि गांधी जी का रिकंसिलिएशन पर जोर थी ना हिंदू हितों के साथ धोखा था, खासकर उन भयानक चीजों के बाद जो उन्होंने झेली थी। ठीक है, तो चलो डाइव करते हैं सेक्शन 5 में, द ट्विस्टेड जस्टिफिकेशन, या यूं कहे मर्डर के पीछे के मोटिव्स। महात्मा गांधी के असैसिनेशन के पीछे जो प्राइमरी मोटिव था, यू सी, वो एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हिंदू नेशनलिज्म में डीपली रूटेड था। नथुराम गोडसे और उसके को कंस्पिरेटर्स, वो पक्का मानते थे कि गांधी की फिलॉसफी और एक्शंस सच में हिंदुओं और इंडियन नेशन के लिए बहुत डेट्रीमेंटल थे। उन्हें लगता था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए गांधी की कंसिस्टेंट एफर्ट्स मुस्लिम मिनॉरिटी के अपीजमेंट के सिवा और कुछ नहीं थी। अब पाकिस्तान का बनना, जिसे गांधी ने इनिशियली अपोज किया था पर इवेंचुअली भारी मन से एक्सेप्ट कर लिया था, उसे वो लोग उनकी पॉलिसीज का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस मानते थे। वो उन्हें मदरलैंड के बंटवारे के लिए और पार्टीशन के थियोरान हिंदुओं की सब्सिक्वेंट सफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। गांधी का लास्ट फास्ट, जो उन्होंने जनवरी 1948 में किया था, वो असैसिन्स के लिए फाइनल प्रोवोकेशन साबित हुआ। उन्होंने ये फास्ट इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर डालने के लिए शुरू किया। वो चाहते थे कि सरकार पाकिस्तान को 55 करोड़ या 550 मिलियन रुपीस रिलीज करे। ये अमाउंट उन एसेट्स का हिस्सा था जो पार्टीशन के थियोरान अग्री किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे कश्मीर में चल रहे ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से विथहोल्ड कर लिया था। गोडसे और उसके साथियों के लिए गांधी का फास्ट उनके प्रो पाकिस्तान स्टैंस का इररिफ्यूटेबल प्रूफ था। उन्होंने इसे एक ट्रेचरी का एक्ट समझा कि वो इंडिया के इंटरेस्ट से ज्यादा पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे थे, स्पेशली जब थियोनो नेशंस वर्चुअली जंग में थे। और कंस्पिरेटर्स ने गांधी की अहिंसा या नॉन वायलेंस की फिलॉसफी को भी फंडामेंटली रिजेक्ट कर दिया था।
उनका मानना था कि उनकी टीचिंग्स ने हिंदू कम्युनिटी को पैसिव और वीक बना दिया था, जो परसीव्ड मुस्लिम एग्रेशन के खिलाफ खुद को इफेक्टिवली डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। वो एक मिलिटरिस्टिक और असर्टिव हिंदू आइडेंटिटी की एडवोकेसी करते थे और एक हिंदू राष्ट्र चाहते थे, एक ऐसा स्टेट जहां हिंदू कल्चर और वैल्यूज सुप्रीम हो। गांधी का इंडिया के लिए इंक्लूसिव और सेक्युलर विजन उनकी आइडियोलॉजी के लिए एनाथेमा था। वो उनके असैसिनेशन को हिंदू और इंडिया को उनके इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए एक नेसेसरी एक्ट समझते थे। इन मेजर ग्रीवेंसेस के अलावा और भी फैक्टर्स थे जिनसे उनकी हेट्रेड को हवा मिली। गोडसे और आप्टे अपने न्यूज़पेपर हिंदू राष्ट्र के थ्रू कंसिस्टेंटली गांधी को डिमोनाइज कर रहे थे। वो उनके वर्ड्स और एक्शंस को ट्विस्ट करते थे ताकि उन्हें हिंदुओं का एनिमी पोर्ट्रे किया जा सके। वो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को हाईलाइट करते थे जहां उन्हें लगता था कि गांधी ने मुस्लिम्स को फेवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेयर मीटिंग्स के दौरान उनका कुरान से वर्सेस पढ़ना उन्हें डीपली रिजेंट होता था। उनका प्रोपेगेंडा उसने एक इको चेंबर बना दिया था जिससे उनके एक्सट्रीमिस्ट व्यूज और रीइंफोर्स होते गए। इसने गांधी को महात्मा नहीं बल्कि एक विलन के तौर पर पेंट किया जो उनके वर्जन वाले इंडिया की खातिर एलिमिनेशन डिजर्व करता था। सेक्शन 6 साजिश ने कैसा रूप लिया? ट्रेजेडी का काउंटडाउन। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में कुछ खास लोग शामिल थे। नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे इसके लीडर्स थे। उनके साथ और भी लोग जुड़े जिनकी सोच भी उन्हीं की तरह एक्सट्रीमिस्ट थी। विष्णु करकरे उहमथेनगर में एक छोटा होटल चलाते थे और हिंदू महासभा की एक्टिविटीज में शामिल थे। मैथन लाल पाहवा पंजाब से एक रेफ्यूजी थे जिनके मन में पार्टीशन को लेकर बहुत गुस्सा भरा था। शंकर किस्तैया एक सर्वेंट थे जिन्होंने ग्रुप की एमथेद की। गोपाल गोडसे नथुराम के भाई भी इस साजिश का हिस्सा थे। दिगंबर बड़गे एक आर्म्स डीलर शुरू में तो शामिल हुए लेकिन बाद में सरकारी गवाह बन गए और थेउसरों के खिलाफ उहम गवाही थे। गांधी जी की जान लेने की उनकी पहली सीरियस कोशिश 20 जनवरी 1948 को हुई। यह जानलेवा हमले से सिर्फ देशथेन पहले की बात है। मैथन लाल पाहवा ने दिल्ली में बिरला हाउस में गांधी जी की प्रेयर मीटिंग के थ्योरान पोडियम के पास एक हाथ का बना बम फोड़ा। बम वक्त से पहले फट गया और उससे पैनिक फैल गया, लेकिन गांधी जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पाहवा को मौके पर ही पकड़ लिया गया। यह नाकाम कोशिश एक बड़ी वार्निंग होनी चाहिए थी। इससे पुलिस अलर्ट तो हो गई कि कोई साजिश चल रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी कि बाद में हुए कामयाब असैसिनेशन को रोका जा सके। इस बीच साजिश करने वाले और भी डेस्परेट और पक्के इरादे वाले हो गए। 20 जनवरी की नाकामी के बाद गोडसे और आप्टे ने अपनी कोशिशें तिगुनी कर दें। उन्हें एक भरोसेमंद हथियार की जरूरत थी। आखिरकार उन्होंने एक बेरेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल हासिल कर ली। पिस्टल का असली सोर्स क्या था, इस पर कुछ बहस हुई है, लेकिन इसे उनके नेटवर्क के जरिए ही हासिल किया गया था। साजिश करने वालों ने अपने प्लान्स को फाइनल रूप देने के लिए पुणे, बॉम्बे और थेली के बीच ट्रैवल किया। उन्हें लॉजिस्टिकल मुश्किलें आईं, जिसमें बरी हुई। हालांकि अभी भी नाकाफी पुलिस सर्वेलेंस से बचना भी शामिल था। उनकी मूवमेंट्स खुफिया थीं। उन्होंने नकली नामों का इस्तेमाल किया और अलग अलग गेस्ट हाउसेज और होटलों में रुके, अपने एक्शंस को ध्यान से कोऑर्डिनेट करते हुए। 30 जनवरी से पहले के आखिरी दिनों में बाकी साजिश करने वालों ने अपना पूरा ध्यान बिरला हाउस पर लगाया। उन्होंने प्रेयर मीटिंग की जगह की रेकी की। उन्होंने गांधी जी के रूटीन और सिक्योरिटी इंतजामों को स्टडी किया, जो हैरानी की बात है कि काफी ढीले थे उनके जैसे कदावर इंसान के लिए जिन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी थीं। नथुराम गोडसे, जैसा सब बताते हैं, अपने मिशन को लेकर बिल्कुल पक्का था। उसने खुद को मेंटली इस काम और इसके अंजाम के लिए तैयार किया। नारायण आप्टे ने ग्रुप का हौसला बनाए रखने में और यह पक्का करने में कि प्लान आगे बढ़े। पिछली नाकामी और पकड़े जाने के बढ़े हुए खतरे के बावजूद एक अहम भूमिका निभाई। सेक्शन 7 द लास्ट वॉक 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 की सुबह दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी के लिए
किसी भी आम थेन की तरह शुरू हुई। वो अपना यूजुअल स्पार्टन रूटीन फॉलो करते थे। वो प्रेयर्स के लिए जल्द ही उठते थे, अपने कॉरेस्पॉन्डेंस देखते थे और अपने चरखे पर खाती काटते थे। उस दिन उन्होंने कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ थी। पटेल और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बीच कुछ मतभेद थे। गांधी इस थ्योरी को कम करने की कोशिश कर रहे थे। देश के सामने जो चैलेंजेस थे उन्हें देखते हुए एटमॉस्फेयर सीरियस था, लेकिन आने वाली ट्रेजेडी का कोई अंतियाजा नहीं था। नाथुराम गॉडसे और नारायण आप्टे दोपहर बिरला हाउस पहुंचे। गांधी की प्रेयर मीटिंग्स पब्लिक के लिए ओपन थी। लोगों के साथ उनके कनेक्शन की यह पहचान, उनकी एक्सेसिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली उन्हें एक वल्नरेबल टारगेट भी बनाती थी। सिक्योरिटी बहुत कम थी। गॉडसे, जो काकी बुश जैकेट और ब्लू ट्राउजर्स पहने हुए थे, छोटी सी भीड़ में सबसे आगे अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। उन्होंने इंतजार किया जब तक गांधी, जो पटेल के साथ अपनी मीटिंग से थोड़ा लेट हो गए थे, प्रेयर ग्राउंड की ओर चलने लगे। गांधी को उनकी ग्रैंड नीसेस अभा और मानू सहारा थी रही थी। जैसे ही गांधी अपनी ग्रैंड नीसेस का सहारा लेकर आगे बढ़े, उन्होंने हाथ जोड़कर वहां जमा लोगों का अभिवादन किया। नाथुराम गॉडसे भीड़ से बाहर निकले। वो महात्मा के सामने सम्मान से झुकते हुए थे। मानू को लगा कि गॉडसे गांधी के पैर छूना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने प्यार से उन्हें बताने की कोशिश की कि गांधी पहले ही लेट हो चुके हैं, लेकिन गॉडसे ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। फिर उन्होंने बेरेटा पिस्टल निकाली। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गांधी के सीने और पेट में 3 गोलियां मारी। आई विटनेस बताते हैं कि गांधी के आखिरी शब्द हे राम ओ गॉड थे जब वो जमीन पर गिरे। प्रेयर मीटिंग का शांत माहौल पल भर में केओस और हॉरर में भी ठेल गया। गोलियों की आवाज, गिरे हुए महात्मा का दृश्य और वहां मौजूद लोगों की चीखों ने पूरी तरह से भगदड़ का माहौल बना दिया। नाथुराम गॉडसे ने भागने की कोई कोशिश नहीं की। उन्हें भीड़ के लोगों और एक रॉयल इंडियन एयरफोर्स सार्जेंट ने तुरंत पकड़ लिया। नारायण आप्टे और विष्णु करकारे, जो पास में ही मौजूद थे, उन्हें बाद में पकड़ा गया। गांधी पर हमले की खबर भयानक तेजी से फैली। उनके कमजोर शरीर को वापस बिरला हाउस ले जाया गया। उन्हें बचाने की कोशिशों के बावजूद चोटें बहुत ज्यादा थीं। वो रोशनी सचमुच बुझ गई थी। सेक्शन 8, एक रोशनी जो बुझ गई, भारत और थियोनिया इस्थेमे में। महात्मा गांधी की हत्या की खबर 30 जनवरी 1948 की शाम को एक भयानक वाइल्ड फायर की तरह फैल गई। ये खबर पहले दिल्ली में, फिर पूरे भारत में और तेजी से थियोनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर गहरा स्टेमा त्योहक और बहुत ज्यादा गुस्सा आया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भरे हुए गले से ओनल इंडिया रेडियो पर थीश को यह त्योखद खबर सुनाई। उनके शब्द, फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, हमारी जिंदगियों से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है, शोक में डूबे लोगों के थैलों में उतर गए। पूरे थीश को लगा जैसे वो अनाथ हो गया हो। सरकार को तुरंत पब्लिक ऑर्डर को लेकर बड़ी चिंताएं होने लगी। डर था कि कहीं बड़े पैमाने पर कम्युनल हिंसा न फैल जाए। खास तौर पर इस बात की चिंता थी कि महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के खिलाफ बिठेले की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि गोडसे इसी कम्युनिटी से था। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने और किसी भी बैकलैश को रोकने के लिए तेजी से कीतेम उठाए। सरदार पटेल ने अपने इतने गहरे त्योह के बावजूद सिक्योरिटी की स्थिति को संभाला। सावधानी के तौर पर और इसके कुछ स्थैसियों के साजिशकर्ताओं के साथ एलिजेड लिंक्स के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर कुछ समय के लिए बैन लगा दिया गया था। पूरे थीश ने अपनी सांसें थाम ली थीं, इस उम्मीद में कि फिर से कोई बड़ी गड़बड़ न हो जाए। गांधी जी का अंतिम संस्कार 31 जनवरी 1948 को हुआ। ये पूरे थीश के लिए अनप्रेसिडेंटेड शोक का मौका था। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर अपने प्यारे बापू की आखिरी झलक पाने के लिए जमा हुए थे। उनकी अंतिम यात्रा धीरे धीरे यमुना नदी के किनारे राजघाट तक पहुंची। वहां
हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार उनके पार्थिव शरीर का थिया संस्कार किया गया। फ्यूनरल पायर का वो दृश्य जिसमें उस इंसान का शरीर आग की लपटों में समा रहा था जिसने उन्हें आजादी दिलाई थी, एक बहुत ही पॉइंटेंट और सिंबॉलिक पल था। ये भारत के लिए एक युग का अंत था, एक ऐसा देश जो थ्योनिया में अपनी जगह बनाने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। इस हत्या ने पूरी थ्योनिया में शॉकवेव्स भेज दिए। थ्योनिया भर के नेताओं, थिंकर्स और हर कॉन्टिनेंट के आम नागरिकों की तरफ से ट्रिब्यूट्स और कॉन्डोलेंसेस आने लगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने त्योक जताते हुए कहा, आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से यकीन करेंगी कि ऐसा कोई इंसान जीता जागता कभी इस धरती पर चला भी था। गांधी जी को इंटरनेशनली सिर्फ एक भारतीय नेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि पीस और नॉन वायलेंस के एक यूनिवर्सल दूत के रूप में पहचाना जाता था। उनकी हत्या की दुनिया भर में निंदा की गई और इसे पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी माना गया। दुनिया ने टर्मोइल और कॉन्फ्लिक्ट के इस दौर में एक मॉरल बीकन के खो जाने का शोक मनाया। सेक्शन 9, महात्मा का अमर संदेश, हिंसा से भरी थ्योनिया में अहिंसा। महात्मा गांधी का भारत और थ्योनिया के लिए सबसे गहरा योगदान था उनका सत्याग्रह और अहिंसा का फलसफा। सत्याग्रह, जिसका मतलब होता है सत्य की शक्ति या आत्मा की शक्ति, वो बिना हिंसा के विरोध करने का एक तरीका था। अहिंसा यानी मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना, इसकी बुनियाद थी। गांधी जी ने इन उसूलों को बड़ी कुशलता से इस्तेमाल किया जब भारत अंग्रेजों के राज्य से आजादी के लिए लंबा संघर्ष कर रहा था। उन्होंने दिखाया कि बिना हिंसा का एक्शन भी एक जबरदस्त हथियार हो सकता है समाज और राजनीति में बिथलाव लाने के लिए। ये बड़े से बड़े साम्राज्यों को भी चुनौती दे सकता था। उनके तरीकों ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और पूरी थ्योनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। गांधी जी के फलसफे का असर भारत की सरहदियों के बहुत पार तक फैला। बिना हिंसा के विरोध की उनकी सीख ने थ्योनिया भर में कई नागरिक अधिकारों और आजादी के आंदोलनों को प्रेरणा दी। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने गांधी जी के तरीकों को खुलकर अपनाया जब वो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला भी रंगभेद के खिलाफ अपने संघर्ष के शुरुआती सालों में गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। उनके संदेश में जो सच्चाई थी वो थ्योनिया भर के थेबे कुचले लोगों के थेलों तक पहुंची। उन्हें सत्याग्रह में न्याय और आजादी पाने का एक ऐसा रास्ता नजर आया जो कारगर भी था और नैतिक भी, बिना हिंसा का सहारा लिए। इसकी ताकत साबित होने के बावजूद गांधी जी का अहिंसा का संदेश आज भी चुनौतियों का सामना कर रहा है, ऐसी थ्योनिया में जो अब भी लड़ाई झगड़े, नफरत और नाइंसाफी से भरी हुई है। उनकी हत्या अपने आप में उनके सबसे गहरे विश्वासों का एक क्रूर और हिंसक तरीके से इनकार था। इससे यह दुखद विडंबना सामने आई कि जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी शांति के लिए लगा दी, उसका अंत इतना हिंसक हुआ। अहिंसा पर अमल करने के लिए बहुत हिम्मत, अनुशासन और विश्वास की जरूरत होती है। ये अक्सर एक मुश्किल रास्ता होता है जब सामने से हमला हो रहा हो या लगातार जुल्म हो रहा हो। फिर भी इसकी उम्मीद बनी हुई है क्योंकि इंसान आज भी युद्ध, आतंकवाद और समाज में गैर बराबरी से जूझ रहा है। उस मनहूस जनवरी के 3 महात्मा गांधी का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनके विचारों की रोशनी खत्म नहीं हुई, बल्कि कई मायनों में उनकी शहादत ने उनके संदेश को आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बुलंद कर दिया। उनकी जिंदगी और उनकी सीख आज भी प्रेरणा का एक बड़ा जरिया बनी हुई है उन आंदोलनों के लिए जो शांति, इंसानी हकों और पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। उनके संघर्ष, उनके बलिदानों की याद और सत्य और अहिंसा के लिए उनकी पक्की लगन आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। गांधी जी ने साबित कर दिया कि एक अकेला इंसान अगर शांति से विरोध करने में उसका अटूट विश्वास हो तो वो सचमुच दुनिया बिठेल सकता है, और उनकी विरासत आज भी हमें वैसा ही करने की चुनौती देती है।